नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। दुनिया का हर देश वैक्सीन वाली उम्मीदों के सहारे कोरोना से लड़ रहा है और इन उम्मीदों को आज एक बड़ा बूस्टर मिल गया। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का वो वैक्सीन जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, जिस पर तमाम विकासशील और गरीब देशों की किस्मत टिकी है, जो भारत में बड़े पैमाने पर बन रहा है और जिससे भारत की भी उम्मीदें जुड़ी हैं, उसके तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे आए। ये 90% से ज्यादा कारगर पाया गया। यह अच्छी खबर है कि भारत में भी 2021 के पहले 3 महीने में वैक्सीन आ जाने की संभावना, यानी मार्च 2021 तक कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसमें प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को मिलेगी। वैसे देश से लेकर विदेश तक वैक्सीन वाली गुड न्यूज और टीकाकरण की टाइमलाइन ट्रेंड कर रही है। अमेरिका में 11 दिसंबर से टीकाकरण शुरू हो सकता है। जर्मनी और ब्रिटेन में भी दिसंबर में ही टीके लगने शुरू हो जाएंगे। स्पेन का नंबर जनवरी 2021 में आएगा और भारत मार्च 2021 से उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में भारत का वैक्सीन प्लान क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। वैक्सीन डोज के प्री ऑर्डर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक तमाम पहलुओं पर हमने आज रिसर्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की खतरनाक लहर और वैक्सीन से जुड़ी हिंदुस्तानी उम्मीदों पर आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसके हाइलाइट्स हम आपको आज दिखाएंगे। उनके वैक्सीन वचन आपकी चिंताओं को थोड़ा कम करेंगे। और आज खबरदार के लेंस से स्कैन करेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले को। 25,000 करोड़ रुपए के इस जमीन घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ। आज तक के पास उन नेताओं और नौकरशाहों के नामों की लिस्ट है जो जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे थे और इन जमीनों का सौदा कौड़ियों के भाव पर हो रहा था। आज ये लिस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि रोशनी एक्ट को भ्रष्टाचार की टॉर्च किसने बदली। पिछले कई हफ्ते से कोरोना की बुरी खबरों के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। कोरोना से बचाने के लिए डेवलप हो रही एक और वैक्सीन फाइनल ट्रायल में सफल हुई है। इस वैक्सीन को दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से अलग कैसे है? भारत के लिए इस वैक्सीन की सफलता के मायने क्या हैं? कैसे दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को आज एक बहुत बड़ी राहत मिली होगी? सबसे पहले इसी का विश्लेषण करना जरूरी है। जिस वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार है, जिस वैक्सीन से कोरोना का सस्ता उपचार है, जिस वैक्सीन पर गरीब देशों की किस्मत टिकी है, जिस वैक्सीन से भारत की भी उम्मीदें जुड़ी हैं, उस वैक्सीन पर दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर आई है। तीसरे चरण के ट्रायल में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने बड़ी कामयाबी पाई है। इस वैक्सीन का ब्रिटेन और ब्राजील में हुए बड़े ट्रायल का डेटा आ गया। ये ट्रायल 20,000 लोगों पर किया गया। इसमें वैक्सीन औसतन 70.4% तक कारगर पाई गई। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस वैक्सीन पर ही दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने दांव लगाया है। ये दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है, जिसे सिर्फ अमीर ही नहीं गरीब देश भी खरीद सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन की एक डोज करीब $19.5 की है। मॉडर्ना की वैक्सीन की एक डोज की कीमत $32 से $37 है, जबकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की कीमत सिर्फ $4 से $5 ही होगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की एक अच्छी बात यह भी है कि यह आसानी से हर जगह पहुंच सकती है, आसानी से सबको उपलब्ध करवाई जा सकती है, जबकि दूसरी कोरोना वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। जैसे फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर यानी बहुत ठंडे तापमान में ही रखा जा सकता है। यह भारत जैसे देशों में बहुत मुश्किल है, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में भी रखा जा सकता है। यानी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, बिना ज्यादा लागत के हर जगह पहुंचाया जा सकता है। सीरम वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है। उसकी फेज 3 की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स हमारे पास जनवरी में उपलब्ध होंगे। लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बाकी देशों में भी हो रहा है और वहाँ रिजल्ट्स आने की संभावना है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बेस के ऊपर एस्ट्राजेनेका जो है वो यूके के रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे अगले महीने।
ये बात अलग है कि इस वैक्सीन की सफलता का आंकड़ा अभी उस तरह का नहीं है जो सफलता दूसरी दवा कंपनियों की वैक्सीन को मिल रही है। अमेरिका की फाइजर ने अपनी वैक्सीन को 95% तक प्रभावी बताया, जबकि अमेरिका की ही मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को 94.5% तक प्रभावी बताया, जबकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन औसतन 70.4% ही प्रभावी है। हालांकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में यह भी पाया गया कि जब वैक्सीन के डोज का तरीका बदलते हैं तो ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावी हो जाती है। ट्रायल में 2 तरीके से वैक्सीन की डोज देकर देखा गया। एक तरीके में कुछ अंतराल में वैक्सीन की 2 फुल डोज दी गई, जिसमें वैक्सीन 62% तक प्रभावी रही। दूसरे तरीके में वैक्सीन की डोज हाफ कर दी गई। 1 महीने के अंतराल में फुल डोज दी गई, इसमें वैक्सीन 90% तक प्रभावी रही। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को मिला है। अगले साल फरवरी से सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की हर महीने 10 करोड़ डोज तैयार होने लगेंगी। ब्रिटेन में अप्रूवल मिलने के बाद भारत में भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की तत्काल मंजूरी का प्लान है। इसकी बहुत उम्मीदें हैं कि फरवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मिलने लगेगी और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल अप्रैल में आम लोगों के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है आधिकारिक रूप से, क्योंकि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से पुष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को वैक्सीन पर बताएं। हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत की बड़ी तैयारी है। फरवरी तक भारत को कम से कम 2 वैक्सीन मिल सकती है, लेकिन वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना से लड़ाई में कोई लापरवाही की जाए। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन का प्री ऑर्डर कर चुके हैं। कई देशों ने तो टीकाकरण की तैयारी भी कर ली। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश दिसंबर में ही वैक्सीनेशन का प्लान कर बैठे। अमेरिका में 11 दिसंबर तक कोरोना का पहला टीका लग सकता है। वहां पर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की तैयारी है। ब्रिटेन इसी हफ्ते फाइजर कंपनी की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है। वहां पर सरकार वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुकी है। जर्मनी भी दिसंबर से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर देगा। वहां पर सभी संभव तरीकों से प्री ऑर्डर देकर वैक्सीन की 30 करोड़ डोज सरकार ने सुरक्षित कर ली। स्पेन जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। वहां पर 13,000 टीकाकरण केंद्र भी बना दिए गए। वहां 3 महीने में सबको टीका लग जाएगा। कोरोना वैक्सीन भले ही अभी पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन दुनिया भर में अब तक 800 करोड़ से भी ज्यादा डोज की बुकिंग की जा चुकी है। इस पर भारत का क्या प्लान है, क्या तैयारी है, इसे जानना जरूरी है। वैक्सीन की संभावित खरीद के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जो 260 करोड़ डोज के प्री ऑर्डर दे चुका है या फिर इसकी डील्स कर चुका है। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, जिसने वैक्सीन की करीब 200 करोड़ डोज सुरक्षित कर ली है, जबकि भारत ने 150 करोड़ से ज्यादा डोज की खरीद की बात फाइनल की हुई है। भारत को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सीमित मात्रा में जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में मिल सकती है, जो मुख्य तौर पर सबसे पहले 70 लाख हेल्थ वर्कर्स और कोरोना से लड़ने वाले 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। इसकी 2 डोज की कीमत अधिकतम 1,000 रुपए होने का अनुमान है। इसके अलावा पहले और दूसरे चरण के सफल ट्रायल के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि फरवरी तक भारत के पास 2 कोरोना वैक्सीन हो सकती है। भारत को फिलहाल कोरोना वैक्सीन की 50 से 60 करोड़ डोज की जरूरत है, जिसे 25 से 30 करोड़ की आबादी तक पहुंचाया जा सके। वैक्सीन के इंडिया प्लान पर आज हमने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से
खास बातचीत की है। तो जो विदेशी कंपनियां जो कुछ भी कह रही हैं उसके बारे में, उनके क्लेम्स के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सब अपने अपने तरीके से दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में शायद 250 से ज्यादा इस समय वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो WHO के, अगर आप इंफॉर्मेशन से पे जाएं, और उस 250 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स भारत के अंदर हैं और इस 30 में से 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न फेजेज में हैं। जो विदेशों के अंदर जो मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा समय से पहले कह रहे हैं या अभी ट्रायल्स के फेजेज में चल रहे हैं लेकिन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनके जब तक भारत के अंदर, हमारे अपने देश के लोगों के अंदर हमारे ट्रायल्स नहीं होंगे उन वैक्सीन्स के, तब तक हम उनके बारे में, पहली बात तो हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उनका यहाँ पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है, आपने देखा अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक एक्सपर्ट, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्टर VK पॉल उसके अध्यक्ष हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उसके जो है को अध्यक्ष हैं एक, और उसमें बहुत सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे एम्स के लोग हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़ी हुई, जो वैक्सीन से जुड़ी हुई एंटैगी वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं। यानी वो बहुत बड़ा एक बहुत ही सुपर एकेडमिक और पावरफुल फोरम है। वो सारे पहलुओं पे एक प्रकार से अच्छी तरह से विचार कर रहा है। उसने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, स्टेट्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके आधार पर प्राथमिकता तय की है। क्योंकि अगर तो 135 करोड़ लोगों के लिए एक साथ वैक्सीन उपलब्ध हो जाए फिर तो सारे देश को एक साथ लगाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को, कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सेज के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, पूरा ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। फिर उसके बाद आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर? नहीं, मतलब इसी में 3 अलग अलग जो कैटेगरी है, ऑब्वियसली। तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर। टारगेट करेंगे ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। तो 50 प्लस है या 65 प्लस? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ, 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेज हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं, तो ये कैटेगरीज के ऊपर भी विचार विमर्श होकर अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको अपलोड करने के लिए। आप मान लीजिए सपोज आप एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं जिसको वैक्सीन लगेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपका नाम तो पहले से होगा ही अपलोडेड, लेकिन आपको समय पे SMS जाएगा, फिर किसने आपको वैक्सीन दी, कब दी, कहां पर दी, फिर उसकी सेकेंड डोज के लिए आपको मान लीजिए 1 महीने के बाद लगनी है, कितने हफ्ते के बाद लगनी है। तो वो इतना बड़ा साइंटिफिक
वैक्सीन इंटेलिजेंस का कोविड का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ। 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की बात सामने आई है। आज तक के पास उन नेताओं और नौकरशाहों के नामों की पूरी लिस्ट है जो जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे थे और जमीनों का सौदा कौड़ियों के दाम पर हो रहा था। आज ये लिस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, एक तरफ अनुच्छेद 370 का कवच था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नेताओं ने रोशनी एक्ट को भ्रष्टाचार की टॉर्च बना दिया। ये नेता धड़ल्ले से जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे और कौड़ियों के दाम पर जमीन को नियमित करवा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि जिन जमीनों से 25,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, उनसे सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही सरकारी खजाने को मिले। यह रकम उम्मीदों का सिर्फ 0.3% है। 100 में से 3 नंबर आएंगे तो पूरी व्यवस्था ही फेल मानी जाएगी। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की जमीन पर सिर्फ पाकिस्तान की ही नापाक नजरें नहीं टिकी हैं, बल्कि इस नायाब हसीन वादियों पर हक का दावा करने वाले लोगों ने भी इसे दिल खोल कर लूटा है। सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर कायदे कानूनों को आड़ा तिरछा करके कुर्सी और रसूख का नाजायज फायदा उठाकर करोड़ों अरबों की सरकारी जमीन को लूट का अड्डा बनाया गया। कुर्सी पर काबिज चेहरे बदल गए, सत्ता की पकड़ रखने वाले लगातार बदलते रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सरकारी जमीन की लूट। ये पूरा मामला है जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 से जुड़ा हुआ, जिसे रोशनी एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट से कश्मीर में सरकारी जमीनों की लूट का ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिससे सुनियोजित तरीके से जन्नत की जमीन लूट ली गई। इसे फारूक अब्दुल्ला सरकार के समय में बनाया गया। उसके बाद एनसी की सरकार, पीडीपी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, फिर उसके बाद पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन स्थिति बदली नहीं। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से एक पूरा का पूरा नेक्सस पूरे मामले पर काम करने लगा। गरीबों की जो जमीन थी उस पर नेताओं ने, नौकरशाहों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और इसी वजह से अब पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि इन सभी से एक एक इंच जमीन वापस ली जा सके। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि रोशनी एक्ट है क्या। एक बार इसका जवाब मिल गया तो पूरे घोटाले को समझना आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस एक्ट को सजाया, संवारा और लागू किया। इस एक्ट के तहत जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसे बाजार मूल्य के हिसाब से कीमत अदा करके नियमित कराया जा सकता है। यानी जिस शख्स का उस जमीन पर अवैध कब्जा है वो पैसे देकर जमीन को अपना बना सकता है। इस योजना का लक्ष्य ये था कि बाजार से 25,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएं ताकि राज्य में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। यही वजह है कि बिजली पैदा करने वाले इस एक्ट को रोशनी एक्ट भी कहा गया। पहली बार जब फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आए तो जमीन पर अतिक्रमण का कट ऑफ वर्ष 1990 रखा। यानी 1990 तक जिसके पास सरकारी जमीन पर कब्जा था वही इसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन जिसका जैसे मन किया उसने वैसे इस सिस्टम को तोड़ा। 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला दोबारा सत्ता में आए तो कट ऑफ डेट 2001 तक बढ़ा दिया। साल 2005 में पीडीपी के शासन में पहली बार कट ऑफ साल 2004 कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद सूबे के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद गुलाम नबी आजाद की सरकार ने एक बार फिर इस एक्ट में बदलाव करके कट ऑफ साल 2007 कर दिया। यानी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सरकारी जमीन की लूट जस की तस चलती रही। ये कश्मीर में सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। आरोप है कि कृषि भूमि को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। शहरों की सरकारी जमीन को इनाम और छूट के नाम पर बांटा गया। वन विभाग की जमीन को रिहायशी इलाकों में बदला गया और कौड़ियों के भाव बेच दिया गया।
रोशनी एक्ट लाया तो इसलिए गया था ताकि सरकारी नियम कायदे कानूनों के जरिए आगे बढ़ा जा सके और जितनी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा है उनको हटाया जा सके या फिर उसको लीगलाइज किया जा सके। लेकिन इस एक्ट के सामने आने के बाद एक सरकारें बदलती भी चली गईं, लेकिन नहीं बदला तो रसूखदारों, नौकरशाहों और राजनेताओं का इस पूरे मामले पर रवैया, और इसी वजह से एक के बाद एक घोटाले होते हुए चले गए, लेकिन किसी ने भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की और एक पूरी चेन ऐसी डेवलप हुई जिसने इस सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन 2014 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट में भंडाफोड़ हुआ, लूट का खेल बेनकाब हो गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 25,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन सरकारी खजाने में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही आए, यानी 0.3% पैसे ही सरकार के खजाने में आए। इस तरह से ये घोटाला नहीं बल्कि महा घोटाला है। इस बीच 28 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमीनों के तमाम ट्रांसफर रद्द कर दिए। अब मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लूट के इस खेल को बेनकाब करने का मन बना चुके हैं। भ्रष्टाचार पर मेरी रणनीति बड़ी स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन, और मैं समझता हूं उस पर मैं कायम हूं। केवल फारूक अब्दुल्ला साहब का ईडी ने मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से हर रोज कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अवैध ढंग से जिन लोगों ने संपत्ति जमा की है उनको हम अटैच करा रहे हैं और ये अभियान हम अनवरत चलाएंगे। नहीं, कोई उसमें राजनीतिक पार्टी या किसी का सवाल नहीं। जिसने वो डरे जिसने लूट की है, वो डरे जिसने भ्रष्टाचार किया है, और इसको ऐसे लोगों को डरना भी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे राजनीति में हो। सरकार एक्शन में तो है ही। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। इस फैसले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने जमीन घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही जांच एजेंसी को हर 8 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट दायर करने के भी निर्देश दिए। यानी अब सालों तक सरकारी जमीनों की लूट करने वाले मुफ्तखोर नप सकते हैं। इसमें कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जांच हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही है। ऊपर से अनुच्छेद 370 का कवच भी ध्वस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कई लोगों की नींद उड़ चुकी है। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे की गलतियों को पकड़ते हैं और फिर उसे मुद्दा बनाकर जनता के समर्थन की शक्ति हासिल करते हैं। लेकिन रोशनी एक्ट से ताकत पाने वाले कश्मीर के बड़े सियासी दलों के नेता सरकारी जमीन की लूट में गजब की दोस्ती निभा रहे थे। एक दूसरे की गलतियां पकड़ने की जगह एक दूसरे को बचा रहे थे और एक दूसरे को बधाइयां बांट रहे थे। ऐसा लगता है कि सरकारी जमीन की बंदरबांट में इन सब नेताओं को अपना भविष्य संवारने की गुंजाइश दिखाई दे रही थी। यहां सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव हासिल करने का फॉर्मूला क्या था, इसका सार आपको बता देते हैं तो पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। सबसे पहले कोई शख्स किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करता था, फिर रोशनी एक्ट के तहत जमीन पर कानूनी मान्यता ली जाती थी, यानी जमीन को अपने नाम कराया जाता था। असल खेल तब शुरू होता था जब राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके जमीन को बाजार भाव से कम में खरीदा जाता था। यानी अगर बाजार में जमीन की कीमत 5 लाख थी तो इसकी कीमत मन मुताबिक कम तय कर दी जाती थी। इसमें अफसर और सरकार के लोग शामिल रहते थे। एक बार जमीन हासिल हो गई, फिर इसे महंगे दाम पर पट्टे पर दिया जा सकता था, यानी सरकारी खजाने में जमीन की असल कीमत की जगह कम पैसा पहुंचा। इस खेल में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं समेत बड़े सरकारी अफसर तक शामिल बताए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में नगरोटा एनकाउंटर के अभी 4 दिन बीते। वहां सांबा सेक्टर में एक और पाकिस्तानी घुसपैठिया आज मार गिराया गया। आज जिस घुसपैठिए को मारा गया उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट बीएसएफ ने कार्रवाई की। घुसपैठिए की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। नगरोटा में जिन आतंकियों को 19 नवंबर को मारा गया था वो सांबा में ही मिली सुरंग से भारत में दाखिल हुए थे। सुरंग से पाकिस्तानी साजिश के और भी सबूत अभी जुटाए जा रहे हैं। आज तक की टीम ने इस सुरंग तक जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की है। तो जीरो लाइन से करीब 20-30 मीटर अंदर से स्टार्ट होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट का इसमें पूरा रोल है। एक इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें गई है और एक डेलिबरेट तरीके के साथ में इस टनल को बनाया गया है। हमारे पास में इस प्रकार के इनपुट्स हैं कि इनके लॉन्च पैड्स के ऊपर
IB के अपोजिट और LC के अपोजिट में ये बैठे हुए हैं। आतंकिस्तान कहो या पाकिस्तान, बात एक है। सांबा सेक्टर में BSF के रीगल पोस्ट के पास मिली ये सुरंग इसी हकीकत को नए सबूतों के साथ सामने रख रही है। नगरोटा में मारे गए आतंकियों की तफ्तीश से सुरंग तक पहुंचे सुरक्षा एजेंसियों को रविवार को ही पाकिस्तान में कराची मार्किंग वाले सैंडबैग मिले थे। सोमवार को जब सुरंग की एक बार फिर तलाशी ली गई तो पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा फिर खुला। अब की बार जो नई चीजें मिली उनमें पाकिस्तान में बने बिस्कुट के रैपर शामिल हैं। इस बीच 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी इस सुरंग की ग्राउंड रिपोर्ट लेने आज तक की टीम वहां पहुंची। काफी समय से यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी है और पाकिस्तान की एजेंसीज हैं उन्होंने इस टनल को बनाया होगा। और जो हमें जानकारी मिली है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से, उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ये हाल फिलहाल में ही जो है ये टनल बनाई गई है आतंकवादियों के द्वारा। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की पोस्ट है ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही मीटर दूर यहाँ पर जो है पाकिस्तान की पोस्ट है। सुरक्षा कारणों से हम आगे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल कुछ मीटर ही यहाँ से जो है पाकिस्तानी पोस्ट जो है वो दूर है। नगरोटा में मारे गए आतंकियों के लिए हाल ही में ये सुरंग खोदी गई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां साफ मान रही हैं कि सुरंग वाले इस षड्यंत्र में पाकिस्तानी हुकूमत के शामिल होने के पक्के सबूत हैं। सुरक्षा एजेंसियों को साफ लग रहा है कि सुरंग को खोदने में एक्सपर्ट इंजीनियर्स लगे होंगे। जहां ये सुरंग मिली है उसके पास पाकिस्तान के चकभूरा, रजब साहिब और आसिफ साहिब बॉर्डर आउटपोस्ट हैं। एक पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट की गई है, एक एस्टेब्लिशमेंट का इसमें पूरा रोल है, एक इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें गई है और एक डेलिबरेट तरीके के साथ में इस टनल को बनाया गया है। कोई भी आदमी इतनी बड़ी टनल जो है ये कम से कम 1-1.5 महीना उसको लगेगा इतनी लंबी टनल बनाने में, और 2-3-4 आदमियों का कम से कम रहा होगा। और इतने लोग इतने दिन तक यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये बगैर उनके नॉलेज के, बगैर उनकी कंकरेंस के, बगैर उनके अप्रूवल के ये पॉसिबल नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि नगरोटा में मारे गए आतंकियों ने ही पहली बार इस सुरंग का इस्तेमाल किया। सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुसने के बाद उन्हें सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव जटवाल के पास पहले से खड़े ट्रक में लिफ्ट मिली। नगरोटा में आतंकियों के खात्मे के साथ एक खतरा तो टल गया, लेकिन 28 नवंबर से शुरू हो रहे DDC चुनाव की वजह से सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि आतंकवादी नए सिरे से हमले का प्रयास कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, दोनों जगहों पर जो है सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। और खास तौर पर चूंकि DDC के चुनाव होने वाले हैं, 28 तारीख को जो है पहले चरण का जो है मतदान होने वाला है, तो इसीलिए पाकिस्तान इस फिराक में लगा हुआ है कि उन चुनावों को डिसरप्ट किया जाए, उन चुनावों में जो है खलल डाला जाए। तो पाकिस्तान का दुस्साहस देखिए, इतनी बड़ी टनल 150 मीटर लंबी टनल जो है यहाँ पर बनाई गई थी। कुछ लॉन्च पैड्स के ऊपर बैठे हुए हैं और तैयार हैं क्रॉस करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी उससे भी ज्यादा अलर्ट हैं और पूरी तरीके से उसको डिजाइन को जो है वो डिफीट कर दिया जाए। सीमा पर जहां भारत के प्रहरी आतंकवाद के खिलाफ चौकस खड़े हैं, तो वहीं नगरोटा में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत ने कूटनीतिक प्रहार भी किया है। भारत ने विदेशी राजनयिकों को नगरोटा में जैश-ए-मोहम्मद के शामिल होने के सबूतों वाला डोजियर सौंपा है। सुनील जी भट्ट, सांबा, आज तक। नगरोटा आतंकी प्लानिंग को लेकर पाकिस्तान को कूटनीतिक भाषा में ऐसी साजिशों का हश्र भारत शनिवार को ही समझा चुका। आज भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिशें भी शुरू की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज चुनिंदा हेड ऑफ मिशंस को नगरोटा आतंकवादी साजिश का ब्यौरा सौंपा। विदेश सचिव ने राजनयिकों को आतंकियों के जैश-ए-मोहम्मद कनेक्शन के सबूतों के साथ साथ आतंकवादियों के पास से बरामद उन चीजों की लिस्ट भी सौंपी है जो पाकिस्तान में बनी। अंडरग्राउंड टनल से आतंकवादियों के भारत में दाखिल होने का ब्यौरा विदेशी राजनयिकों को दिया गया। उनको बताया गया कि 19 नवंबर की घटना जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी एजेंडे का सबूत है। 2020 में ही 200 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले की आतंकी घटनाओं में जैश के रोल को भी राजनयिकों को बताया गया। आज विदेश सचिव ने कुछ चुनिंदा देशों के राजनयिकों को पाकिस्तान का टेरर प्लान समझाया और जल्दी विदेश मंत्रालय के अन्य सचिव भी कुछ अन्य देशों को नगरोटा मामले का पूरा ब्यौरा देंगे।